वेलकम बैक। अब हमारे साथ जुड़े हैं वेलेंटियस एडवाइजर के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया, जिनके पास इक्विटी मार्केट में 3.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। 21 सालों तक इन्होंने डीएसपी मेरिल लिंच की रिसर्च टीम को लीड किया और देश के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट में इनकी गिनती होती है। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज सीएनबीसी आवाज़ से बात करने के लिए। रीसेंट मार्केट मूव्स को आपने किस तरीके से देखा? एक स्केयर आया था मिड कैप्स में, 2 दिन काफ़ी गिरावट रही, उसके बाद स्टेबिलिटी आई और अब निफ्टी में भी थोड़ी सी गिरावट आई। एचडीएफसी बैंक ने उसको लीड किया, लेकिन ओवरऑल अब इस समय आपका व्यू क्या बन रहा है मार्केट को लेकर? तो अनुज जी, पिछले बार भी जब मैं आया था शो पे, मेरा व्यू था कि ये ना मार्केट एक टाइम और प्राइस करेक्शन के लिए तैयार है। अपने यदि ब्रॉड निफ्टी को देखे तब तो है ना, निफ्टी में 10-11 हफ्ते से वहीं पे एक तरह से घूम रहा है। टाइम करेक्शन होते जा रहा है निफ्टी में। ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसमें अभी तक करेक्शन नहीं आए। इसी महीना बस पिछले 15-20 दिन में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। जैसे आपने कहा, वो एक दिन में 4% है ना स्मॉल कैप गिर गया था और 3% मिड कैप गिर गया था। उसके बाद थोड़ा है ना उधर ही घूम रहे। तो शायद ज्यादा करेक्शन है ना दरकार है ये स्मॉल और मिड कैप में। एक तरह से टाइम करेक्शन से वैल्यूएशन थोड़ा है ना कम होएगा लगता है। ओके। ये जो एचडीएफसी बैंक में गिरावट आई, इस एनालिस्ट में शायद आपने भी अटेंड की होगी। आपके हिसाब से क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर अब? अ, तो जब दो बड़े बैंक के मर्जर होते हैं और ये ना कहीं पे भी यदि अपने देखे तो एक तरह से कंसोलिडेशन में समय लगता है, क्योंकि है ना दो अलग अलग कल्चर रहते हैं। कोई एक जन का ग्रोथ है ना ज्यादा रहता है, एक का ग्रोथ कम रहता है, तो कंसोल होने के बाद एक तरह से ग्रोथ है ना बीच के टेरिटरी में आ जाता है। जो पिछले है ना फास्ट ट्रेजेक्टरी ग्रोथ था उतना फास्ट नहीं रहता है। तो अपने कहीं भी यदि पिछले 20 साल में देखे कोई दो बड़े मर्जर हुए तो 6-8 महीना एक साल कंसोलिडेशन में जाता है और उसके बाद में वापस है ना नई स्ट्रैटेजी बनती है, तो वापस ग्रोथ में रफ्तार होती है। तो एक बार वो कंसोलिडेशन होता ही शहर में, तो कोई ये अजीब बात नहीं है। ज्योति सर, हाय, गुड मॉर्निंग। ज्योति सर, याद है गुड मुझे मॉर्निंग। लास्ट टाइम आए थे, आपने कहा था टाइम और प्राइस वाइज थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। तब और अब के बीच में थोड़ा सा ना समीकरण और ज्योति सर बिगड़े बिगड़े से नजर आ रहे हैं। वो ग्लोबल हेडविंड थोड़ी सी, वो फेड की कमेंट्री, थोड़ा सा हॉकिशनेस का तड़का ऐसा लगा ऐड हो गया। क्रूड संभले नहीं संभल रहा, बढ़े ही चले जा रहा है। इन्फ्लेशन का थ्रेट ऐसा लग रहा है वापस ब्रॉडली आ रहा है वापस। तो ये जो टाइम और प्राइस वाइज कनेक्शन कितना और डैमेजिंग। टाइम वाइज तो ठीक है, झेल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा रुक जाएंगे, पर ये प्राइस वाइज डैमेज भी कोई सिग्निफिकेंट होने का डर, या लार्जली हो गया वो 20 वाला आ गया तो प्राइस वाइज अब शायद ज्यादा डैमेज देखने को नहीं मिले। मैं इसका आकलन कैसे करूं, इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करूं? तो ये ना प्राइस अपने देखे तो मेरे हिसाब से ज्यादा प्राइस करेक्शन आया ही नहीं है। मेरे अनुमान से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था। यदि अपने ना यूएस मार्केट्स को देखे तो वहां ऐसे प्राइस करेक्शन आ रहा है, भारत में प्राइस करेक्शन नहीं आ रहा है। इसके दो कारण है। एक तो है ना भारतीय रिटेल जो है उनका फ्लो काफी स्ट्रांग है अभी भी। दूसरा है ना ग्लोबली जितने भी इमर्जिंग मार्केट फंड है सबसे बात करते हुए सब बोलते हैं कि इंडिया में पैसा डालना है। चाइना में उनके सबके ना यदि अपने इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स देखे तो 28% वेट चाइना का, इंडिया का वेट 14% है। तो एक तरह से सबको है ना थोड़ा पैसा चाइना से मूव करके इंडिया में डालना है सबको। एक ही है ना डर है इंडिया में, वो है ना वैल्यूएशन का, कि वैल्यूएशन महंगे हैं, मार्केट थोड़ा थोड़ा करेक्ट होएगा तो और पैसा डालना है। तो उस कारण से ज्यादा प्राइस करेक्शन नहीं आया, फिर भी जो अपने को देखने मिला है अभी तक बहुत मामूली दिखा है। थोड़ा और 2-4%, 5% प्राइस करेक्शन आ जाए तो एक तरह से अच्छा रहे कि भाई एक तरह से प्राइस करेक्शन खत्म हो गया तो है ना जो लोग कैश पे बैठे हैं उनको डालने का मौका मिल जाता है, थोड़े ना बड़े इंस्टीट्यूशनल फ्लो आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा एक तरह से। नहीं तो अभी जैसे अपने देखने मिल रहा है थोड़ा अपने मार्जिन में आउटफ्लोज हो रहा है भारतीय बाजार से एफआई का। इसके वापस दो कारण है। एक तो जैसे आपने कहा क्रूड का है, तो वो सबसे बड़ा एक है ना रिस्क है भारत के लिए। दूसरा है कि जो डॉलर है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। यदि पिछले अपने 4-5 हफ्ता देखे तो डॉलर काफी अप्रिशिएट हो गया। जब डॉलर अप्रिशिएट होता है तो इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए अच्छा नहीं रहता है। इन जनरल इमर्जिंग मार्केट से ना पैसा जाता है और डेवलप मार्केट की तरफ जाता है। तो वो एक कारण हो सकता है। यदि एक्सलेट ट्रेंड एक्सलेट हुए तो भारत से भी थोड़ा है ना पैसा एफआई का सेलिंग आए तो फिर सिर्फ डोमेस्टिक बायर्स ही रह जाएंगे।
अच्छा, भारतीय रिटेल का पैसा है जो सपोर्ट कर ले रहा है, तो शायद इसीलिए प्राइस वाइज डैमेज ज्यादा नहीं हो रहा है। ये भारतीय रिटेल का पैसा अगर इक्विटीज में चैनलाइज और एसआईपीज के थ्रू, तो आई एम श्योर पीएमएस में भी फ्लोज बढ़िया ही आ रहे होंगे, वेलेंटिस के पास भी। जो जो फ्लोज आ रहे हैं उसमें ऐसा हो रहा है कि आप थोड़ा सा कैश कंपोनेंट बढ़ रहा है आपका, या आसानी से ये पैसा डिप्लॉय कर पा रहे हो, विकल्प की कोई कमी नहीं है? तो हम लोग अभी जो फ्लोज आ रहा है, सबको जब फ्लोज आ रहा है तभी भी बोल रहे हैं कि ये पैसा हम लोग एक दिन में 2 दिन में नहीं डिप्लॉय करेंगे, अगले है ना 8-10 हफ्ते में डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे है ना मार्केट में एक प्राइस करेक्शन भी आ जावे। इसलिए कैश काफी पड़ा है, थोड़ा हम लोग ने कैश बुक किया है, जो है ना पुराने पोर्टफोलियोज थे जहाँ पे है ना हम लोग 100% इन्वेस्टेड थे, वहां भी अभी 5 से 10% कैश हम लोग है ना बना रहे हैं, जो कि यदि कहीं पे प्राइस करेक्शन आया तो नीचे में लेने का मौका मिल सकता है। तो हाँ, हम लोग का कैश लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है, जो है ना 6 महीना था उससे ज्यादा कैश लेवल्स हो गए हैं। ओके, कैश लेवल्स थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, अच्छा, एक लार्ज कैप आईटी पर अब इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? आपने काफ़ी मार्केट साइकिल्स देखी होंगी। यूएस में इस समय एक रिसेशन को लेकर डर लग रहा है, बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी हाई हैं, लेकिन नंबर्स कंपनियों के खराब रहे, लार्ज कैप कंपनियों के पिछले 2 क्वार्टर में, लेकिन स्टॉक्स ने एक बॉटम बनाया और अब वो वापस अपने एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर। क्या व्यू है लार्ज कैप आईटी पर? तो हम लोग 18 महीना से, जैसे हम लोग का एक थीम था, बता रहे थे कि बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल, तो आईटी पे अभी तक हम लोग ने पोजीशन नहीं बनाया, पर हम लोग के स्क्रीन पे पिछले 2-3 महीना से आईटी आ रहा है, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन रिलेटिवली काफी कम हो चुके हैं। दूसरा है कि काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, और जो है ना ओनरशिप था, ओनरशिप भी कम हो गया आईटी का। तो हम लोग के स्क्रीन पे आए हैं, अभी भी मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर इसमें ना नंबर्स थोड़े नरम रहेंगे, तो कहीं पे खराब न्यूज आए तो वहां पे ना खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लो आता है, आउटसोर्सिंग का डिमांड बढ़ेगा ही, तो 1-2 क्वार्टर में खराब नंबर्स आएंगे, वो खराब नंबर्स पे आईटी खरीदना चाहिए। खराब नंबर्स पे जब दबाव आए तो आईटी अट्रैक्टिव, हाँ आपने मेंशन कर रखा था, लोकल पे फोकस है, ग्लोबल को अवॉइड कर रहे हैं। और क्या गजब के मूव्स है वैसे, अप्रैल मिड से लेकर अब तक करेक्शन के बावजूद आईटी इंडेक्स ने बढ़िया 20-22% के रिटर्न्स दे रखे हैं। और कंफ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स ब्रोकरेजेस के आगे के आउटलुक को लेकर, जिस पे चैनल पे कल चर्चा हो रही थी। अच्छा, आईटी के साथ एक और थीम है ज्योति सर, वो क्या? कहते हैं ना एंटी ईएसजी, वो स्टॉक्स गजब करे हुए हैं इस समय बाजार में। कोई कोल इंडिया, कोई ओएनजीसी, गजब के टूल, गजब का मोमेंटम। वैलेंटिस एंटी ईएसजी थीम में डिप्लॉय कर रहा है पैसा, नहीं कर रहा है? हाँ, तो देखिए, हम लोग एंटी ईएसजी तो नहीं बोलते इसको, हाँ, पर हाँ एक पर है तो जनरल लॉजिकली मूव एंटी ईएसजी जो चल रहा है। जनरल मूव है जो हम लोग का, एक हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर इन जनरल, सब पब्लिक हाँ, सेक्टर काफी सस्ते थे, वहां पे ना डिविडेंड यील्ड अच्छा था, और पी वैल्यूएशन जो थे वो काफी सस्ते थे, तो हम लोग भी 1-2 पीएसयू कंपनीज लिए हैं, जिससे है ना काफी अच्छा मूव दिया है इस पूरे साइकिल में। तो इस साइकिल में क्या हुआ है कि जहां भी वैल्यूएशंस कम है, तो वो वैल्यूएशंस पे लोग फोकस करके वो शेयर लिए हैं, तो है ना वैल्यूएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किए हैं, थोड़ा जो बड़ा गैप था वैल्यूएशन में वो कम हो गया। यदि अपने देखें तो जो हाई पी हाई वैल्यूएशन कंपनीज थे, वो एकदम अंडर परफॉर्म किए हैं, जो लो पीज है वो है ना थोड़ा आउट परफॉर्म किए हैं। तो हम लोग का भी यही अनुमान था, तो है ना 1-2 पब्लिक सेक्टर भी खरीदे हैं इसमें, थोड़े प्राइवेट सेक्टर भी है जहाँ पे ना वैल्यूएशन काफी कम थे, उसको भी खरीदे। तो एक तरह से मैं इसको देखता हूँ कि वैल्यूएशन मिसमैच, वैल्यू बाइंग हुआ है मार्केट में, वैल्यू थीम चल रहा है, और एंटी ईएसजी इतना नहीं सोचते, पर हाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़े स्टॉक्स जो है ना एकदम ईएसजी के कारण है ना बीटन डाउन थे, वहां पे भी ना वैल्यूएशन री रेटिंग हो गया है। एक और स्पेस जहां पर काफ़ी वैल्यूएशन री रेटिंग हुई है ज्योति जी, वो है होम इम्प्रूवमेंट स्पेस, या फिर मतलब जो एंसिलरी स्टॉक्स जैसे पॉलीकैब, वायरिंग में, इस तरीके के स्टॉक्स, सेरेमिक स्टॉक्स, पाइप स्टॉक्स, यहाँ पर काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा है। यहाँ पर क्या अब वैल्यूएशन प्रोहिबिटिव है, या ये थीम अभी भी यहाँ से आउट परफॉर्म करेगी? सो अनुज जी, ये थीम अच्छा है, हम लोग ने भी इसका जिक्र किया था 1-2 बार पहले, क्योंकि इसमें एक चीज है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे वो पिछले साल काफी बढ़ गए थे, मेटल हो या क्रूड ऑयल है,
सब भी बढ़े हुए थे। गैस है जैसे सेरेमिक के लिए उसके दाम काफी बढ़ गए थे। तो पिछले साल देखे तो सबके ना जो मार्जिन है वो 200 से 400 बेसिस पॉइंट कम हो गए थे। तो हम लोग का अनुमान है ये अगले 18 महीना में वो मार्जिन वापस पिछले लेवल पे आ जाएंगे। 200-400 बेसिस पॉइंट जो कम हुए थे वो वापस बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग ये स्टॉक्स पे काफी पॉजिटिव है। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए ये सब में, तो कहीं पे थोड़ा थोड़ा हम लोग में शेयर्स को ट्रिम कर रहे हैं। अभी भी पोजीशन हम लोग की बनी हुई है पर काफी है ना थोड़ा ट्रिम कर रहे हैं क्योंकि इधर है ना वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं थोड़ा। तो थोड़ा डिमांड में नरमी देखने को मिल रही है। यदि सेरेमिक देखे तो डिमांड थोड़ा वीक है और उस हिसाब से है ना हो सकता है जो मार्जिन नॉर्मलाइजेशन हम लोग बोल रहे थे होएगा वो 18 महीने के बाद बदले 2 साल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 1-2 क्वार्टर खराब है तो वापस लेने का चांस मिल सकता है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है ज्योति सर, जब आईटी की काफी दिक्कतें थी तब आप लोगों ने मेंशन किया था, आपने मेंशन किया था कि उस पॉकेट को अवॉइड कर रहे हैं, आउटलुक हेजी है, समझ में नहीं आ रहा। और अब आप कह रहे हो अगर गिरावट आती नंबर्स के बाद तो आप एक्यूमुलेट करोगे, शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। तो फिर इस समय वेलेंटिस एडवाइजर्स बाजार में किन पॉकेट से दूर है, आप लोग अवॉइड क्या कर रहे हो? तो हम लोग आईटी में अभी भी अंडरवेट है। हाँ। दूसरा एरिया जो हम लोग अंडरवेट है अभी भी वो है ग्लोबल मेटल्स, ग्लोबल कमोडिटीज जो है। और उसके कारण यही है कि चाइना इसका सबसे बड़ा बायर था, चाइना सबसे बड़ा कस्टमर था। और हम लोग का अनुमान है कि चाइना अगले 3-4 साल भी उनका जीडीपी ग्रोथ 5% या उसके नीचे ही रहेगा। तो जो चाइना का डिमांड था वहां से वो है ना कम ही रहेगा अगले 2-3 साल। उन लोग ने इतने रोड बना दिए, इतने ना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए, रोड पे कोई जाता नहीं है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कोई रहता नहीं है, कि अभी से उनका इन्वेस्टमेंट डिमांड अगले 2-3 साल स्ट्रक्चरली एक तरह से कम हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे डिमांड कम हो जाएगा, इसलिए ये स्टॉक्स में ज्यादा तेजी नहीं आएगा। तो वही दूसरा सेक्टर है जो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। और तीसरा सेक्टर जो अवॉइड कर रहे हैं वो खाली वैल्यूएशन के कारण है, वो कंज्यूमर्स स्टेपल्स के जो है ना एकदम हाई क्वालिटी स्टॉक्स है। वो पिछले 2 साल से हम लोग के पोर्टफोलियो में नहीं है। ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं हम लोग को पर वैल्यूएशन अच्छे नहीं लगते। वैल्यूएशन थोड़े है ना रिलेटिवली कम हुए हैं पर अभी भी है ना महंगे वैल्यूएशन में आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल ज्योति सर, ये एक्सचेंजेस जो हैं ये रात में भी मैच खिलाने के मूड बना रही हैं, ये नाइट मैच को लेकर आपका कैसा मन बन रहा है? तो देखिए हम लोग तो फ्यूचर ऑप्शन करते नहीं है तो एक तरह से इतना इम्पैक्ट नहीं होएगा। इसके लिए काफी जो है ना ब्रोकरेज लोग जो करते हैं और जो भी उनके लिए ना वो मैन पावर कैसे करने का, कितने लोग को कब है ना करेंगे, शायद डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा उनको। एक्सचेंज का तो है ना वॉल्यूम बढ़ जाएगा पर ये जो ब्रोकरेजेस है उनके ना कॉस्ट बढ़ेंगे तो उनको देखना पड़ेगा मैन पावर बैलेंसिंग कैसे करेंगे। ये हमने कुछ डिसाइड किया क्या कि सेम तनख्वाह पे डबल शिफ्ट लगेगी कि तनख्वाह बढ़ा के डबल शिफ्ट लगेगी? तो हम लोग तो जैसे हम लोग ने कहा कि हम लोग ज्योति सर, अनुज जी से पूछ रहा था खैर मजाक अपनी जगह। ज्योति सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।